एक फैसला, एक सौदा और फिर सब कुछ तबाह। ये कहानी है बेताल के श्राप की, लालच और उसके भयानक अंजाम की एक चेतावनी। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है, एक ऐसा सवाल जो इसके हर मोड़ पर गूंजेगा। अपनी जान बचाने के लिए कोई इंसान आखिर कितनी दूर जा सकता है? तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, उस पल में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, एक घातक सौदा। कहानी की शुरुआत होती है नितिन के साथ, जो अपने दोस्त आर्यन की एक अजीब बेजान लाश के पास बैठा है। और ये कोई मामूली मौत नहीं थी। सोचिए, उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था और आंखें जैसे बाहर निकली आ रही हों। और ये सब किया था बेताल ने। बेताल मतलब एक ऐसी खतरनाक अलौकिक शक्ति जिसे जगाना तो बड़ा आसान है, सिर्फ एक जानवर की बलि से। लेकिन उसे काबू में रखने की कीमत वो बहुत बहुत बड़ी और भयानक होती है। और यहाँ से नितिन का असली बुरा सपना शुरू होता है। बेताल का मैसेज एकदम क्लियर था, मुझे मानव बलि चाहिए वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब सोचिए, नितिन के पास क्या चॉइस थी, किसी और की जान या फिर अपनी? अब इतने दबाव में आकर नितिन एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां से लौटना नामुमकिन था। तो आता है कहानी का दूसरा अध्याय, पहली बलि। देखिए, वो पूरी तरह से फंस चुका था और हताश था, तो उसने अपने दोस्तों को एक और रात वहां रोकने के लिए एक झूठ बोला कि आगे पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। पर उसका असली टारगेट वो होटल का चौकीदार था, जिसे पहले से ही नितिन पर थोड़ा शक हो रहा था। नितिन का प्लान देखिए, कितना सोचा समझा और ठंडा था। पहले तो सड़क बंद होने का झूठ, फिर चौकीदार की चाय में नींद की गोलियां मिला दी और उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में मंदिर तक घसीट कर ले गया और बेताल के हवाले कर दिया। हर एक कदम उसे इंसानियत से और भी दूर ले जा रहा था। और बलि के बाद वहां क्या बचा? सिर्फ हड्डियों का एक ढेर। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए नितिन को लगा, चलो मैं इस श्राप से आजाद हो गया। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। नितिन को लगा कि उसने कीमत चुका दी है, लेकिन असल में बेताल का हिसाब किताब तो अभी शुरू ही हुआ था। कहानी का तीसरा अध्याय, 11 का श्राप। बेताल वापस आता है और इस बार जो वो कहता है उससे नितिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, अधूरा ज्ञान बहुत भारी पड़ता है। मुझे एक मानव की बलि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 11 मानवों की बलि। 11, एक नहीं 11। बस इस एक नंबर ने नितिन की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, उसे भी खत्म कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहली किश्त तो तुरंत चुकानी थी। जब नितिन कोई और बलि नहीं दे पाया तो बेताल ने सबसे करीबी इंसान को चुन लिया, नितिन की छोटी बहन रिद्धि। दरवाजा खुलता है, एक चीख आती है और फिर सब शांत। अपनी बहन को खोने के बाद नितिन पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो शिकारी बन चुका था। अपने परिवार को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो शुरू होता है चौथा अध्याय, शिकार और पछतावा। अपने बचे खुचे परिवार को बचाने की इस कोशिश में नितिन एक शिकारी बन जाता है और ये सिलसिला बहुत भयानक होता जाता है। पहली रात उसकी अपनी बहन, दूसरी रात पार्क में खेलता हुआ एक मासूम बच्चा, और फिर पता नहीं कितनी ही रातें वो बच्चों को अगवा करता रहा जब तक कि पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। अब नितिन पुलिस की हिरासत में था, एकदम बेबस, और उधर बेताल की धमकी और भी खतरनाक हो गई। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, अगर तू मुझे बलि नहीं देगा तो मैं खुद बलि ले लूंगा। जैसे ही सबूतों की कमी की वजह से नितिन छूटता है, वो पागलों की तरह घर की तरफ भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेताल अपनी कीमत वसूल चुका था। और अब हम कहानी के उस दर्दनाक अंत पर पहुंचते हैं जहां हर सौदे का, हर कर्म का हिसाब होता है। 5वां और अंतिम अध्याय, अंतिम हिसाब। नितिन जब अपने घर के अंदर जाता है तो उसे एक भयानक, दिल दहला देने वाली खामोशी मिलती है और अपने माता पिता के कमरे में उसे सिर्फ उनकी हड्डियों का ढेर मिलता है। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। तो आखिर ये सब किस लिए था? सौदा तो था अपनी जान बचाने का, है ना? लेकिन कीमत क्या चुकानी पड़ी? एक दोस्त, पूरा परिवार और अपनी खुद की आत्मा। क्या ये सौदा वाकई में किसी भी कीमत पर सही था? जब सब कुछ खत्म हो गया तो नितिन पूरी तरह से टूट चुका था।
इस बार जब बेताल आया तो वो लड़ा नहीं बल्कि भीख मांगने लगा। मुझे मार डालो, मेरी बलि ले लो तुम, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और अंत में उस घर में सिर्फ एक पूरे परिवार की हड्डियों का ढेर बचा था। सब कुछ बस एक घातक सौदे की वजह से खत्म हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब लालच अकल पर हावी हो जाता है तो क्या तब